बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रही है और ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है जैसे ही अमेरिका में हुकूमत तब्दील हो रही है। जो बाइडन इंतजामिया के जाने से इनके ऊपर एक जो हाथ था वो हाथ खत्म होने जा रहा है और ट्रंप क्या अपना हाथ इनके सर पे रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिन कम होते चले जा रहे हैं, यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के साथियों में से एक करीबी साथी रिचर्ड ग्रेनल ने लगातार ट्वीट्स करके अपनी आने वाली इंतजामिया का मूड बता दिया है। अब मामला यह है कि अगर ये ग्रेनल अपने तौर पे कर रहा होता या रिचर्ड ग्रेनल के दिमाग में ये अपनी इख्तरा होती तो 2 4 5 6 ट्वीट्स के बाद वो रुक जाता। लेकिन लगातार जिस तरीके से उसने इस केस को उठाया, इसका मतलब है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है या उसकी पार्टी की पॉलिसी है कि उन्होंने इमरान खान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में जो बाइडन इंतजामिया का मौक़िफ़ है उसको तब्दील करना है। अब 2 सवालात उठते हैं कि क्या ये रिजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, इमरान खान साहब के बारे में देखें पूरी दुनिया इस बात पे कायल है। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है, जितने लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं, इवन आप किसी से भी बात करें ऑफ द रिकॉर्ड इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन भी कहते हैं कि उसको गलत जेल में रखा हुआ है। और इमरान खान को जेल में रखने के लिए कोई 1-2 मुकदमात से तो काम चला नहीं, तो लगभग 200 के करीब मुकदमात बनाने पड़ गए क्योंकि इमरान खान की पसली बहुत मोटी है। इससे पहले जो सियासतदान है वो एक आधे मुकदमे में काबू आ जाते थे। यहां इमरान खान साहब को काबू करना मुश्किल है, तो मामला चला गया 200 के करीब मुकदमात तक। अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले छोड़ेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद छोड़ेंगे। देखें, एक तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि कोई पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए उसके अंदरूनी मामलात में। लेकिन साथ ही साथ जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं, जबरी गुमशुदगियों के मामलात हैं, जहां इंसानी सानेहात हो जाते हैं, वहां पे बिल्कुल पूरी दुनिया को राइट है कि वो दूसरे लोगों के लिए आवाज उठाए। जैसा कि हम गजा में फलस्तीनियों के लिए, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए और दीगर बहुत सारी मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक में जहां जुल्म होता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, हम हर जगह पे आवाज उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जब फ्रांस ने पाबंदी लगा दी और हिजाब के ऊपर एक मुतनाज़ किस्म के कानून बनाना शुरू कर दिए तो पूरी दुनिया ने आवाज उठाई, हमने भी आवाज उठाई। तो फ्रांस ये कह सकता था ये मेरा इंटरनल मामला है। तो इंसानी हकूक का मामला जो होता है वो कभी भी इंटरनल मामला नहीं होता। अब मामला ये है कि पाकिस्तान दबाव में क्यों आएगा या दबाव में क्यों आ रहा है, इसको जरा आप समझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है पाकिस्तान की मईशत थोड़ी बेहतर हो गई है, लोग ये कह रहे हैं। वो कैसे बेहतर हो गई मैं आपको भी बता देता हूं। एक खबर भी मीडिया में चलाई गई और पाकिस्तान की मीडिया में खबर रिपोर्ट की गई, जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उन्होंने इसका डिनाइल जारी कर दिया है। यानी जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से मंसूब मईशत से मुताल्लिक गलत बयान चलाया गया कि इमरान खान ने बयान दिया है कि ये इस हुकूमत ने पूरी मईशत बंद कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि ये मसनूई इक़दामात हैं और मईशत तबाही के करीब आ गई है, ये कोई इस्तेहकाम नहीं है, ना ही मईशत मुस्तहकम हुई है। देखें, दिवालिया होने का पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा था। पाकिस्तान के वजीर दिफा बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। अब दिवालिया से बचने के लिए हमें बैरून मुल्क से पैसा चाहिए था। हमने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील की जिसके नतीजे में हमने महंगाई के बम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गिराए हैं। अगर आज पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ तो उसके लिए मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप नहीं कह सकते कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या इन्होंने कोई अच्छी पॉलिसी चलाई। हुआ यह है कि इन्होंने आलमी इदारों के कहने के ऊपर, आलमी मालियाती इदारों के कहने के ऊपर या उन्हें राजी करने के लिए महंगाई की सूरत में अपनी मईशत का सारा बोझ अवाम पे मुंतकिल कर दिया है। यानी जो पाकिस्तानी है उनके ऊपर मईशत का इतना ज्यादा बोझ डाला है कि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। और ये आदादोशुमार को मेरे जाती नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत के इदारे हैं जिनके आदादोशुमार ये बताते हैं। सिर्फ गैस की कीमत में 850% तक इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत के अंदर जो इजाफा है वो कई गुना है। हर चीज पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई है। पेट्रोल को 100 रुपए लीटर से ज्यादा इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो जितनी महंगाई इस रिजीम ने की है उसकी वजह से अगर आलमी इदारों ने इनको पैसा दिया है तो आज ये बचे हुए हैं। इसको आप माशी इस्तेहकाम नहीं कह सकते। आपने दिवालिया होने से बचने के लिए आम आदमी को दिवालिया कर दिया। पाकिस्तान में हर आदमी जो है उसने इसकी कीमत चुकाई है। अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अगर छोड़ते हैं तो उसके अलग असरात होंगे। सब कहेंगे डर गए, बुज़दिल हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद छोड़ते हैं तो उसमें इनके पास बार्गेनिंग की पोजीशन होगी। लेकिन क्या ये अमेरिका से बार्गेन कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी हुकूमत डायरेक्टली ये मुतालबा करेगी कि इमरान खान को छोड़ दो। डोनाल्ड ट्रंप का वैसे पता कोई नहीं, हो सकता है वो कर भी दे। लेकिन अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? लेकिन पाकिस्तान को जब भी IMF से एक किस्त चाहिए होती है ना पैसों की, जो अभी इनको चाहिए होगी कुछ अरसे के बाद, जब भी पाकिस्तान को IMF से पैसा चाहिए होता है अपना मुल्क चलाने के लिए या आलमी इदारों से पैसा चाहिए होता है अपना मुल्क चलाने के लिए, तो पाकिस्तान की जो टॉप की लीडरशिप है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, वो अमेरिका का दौरा करते हैं और वो अमेरिका जाते हैं। वहां जाकर वो माहौल बनाते हैं, बातचीत करते हैं, यकीन दहानियां करवाते हैं और उन्हें मिन्नत तरला करते हैं और उसके बाद
जो है उनको एक नई किस्त मिल जाती है। अब अगली किस्त के लिए इनको दोबारा जाना पड़ेगा, या आईएमएफ के साथ इनके मामला खराब होते हैं क्योंकि ये तो खसारे में जा रहे हैं, ये रेवेन्यू कलेक्ट कर नहीं पा रहे, यानी जो टैक्स जमा करना है वो हो नहीं रहा, अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, आईएमएफ नाराज हो रहा है, आईएमएफ अपनी शराइत बदलेगा। आईएमएफ अगर अपनी शराइत बदलता है तो पाकिस्तान को उससे बचने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए होगी, ये फिर भागेंगे अमेरिका में, तो तब ये अमेरिका के सामने रखेंगे क्या? एक आध दफा वो इनको और बेल आउट कर देगा, इनको इमरान खान को छोड़ना पड़ जाएगा, या जो ज्यादती ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं इन्हें बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन जब ये दोबारा जाएंगे तो फिर इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवाना पड़ जाएगा। अब पूरा निजाम जो है वो इमरान खान साहब से कुछ मांग रहा है। देखें, जो ढील या डील इमरान खान साहब से ये पूरा सिस्टम मांग रहा है, इमरान खान साहब वो नहीं दे रहे, क्योंकि इमरान खान साहब को आइडिया है कि मकबूलियत की जिस बुलंदी पे इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं ये उनके एक मौकिफ की वजह से है। इमरान खान साहब जो डट कर खड़े हैं उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अगर उन्होंने अपनी पोजीशन से कंप्रोमाइज कर लिया या अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो फिर उनमें और नवाज शरीफ में लोग मुमासलत ढूंढना शुरू कर देंगे कि नवाज शरीफ ने भी यही किया था तो इमरान खान ने भी यही किया। बल्कि पीपल्स पार्टी वाले ये कहेंगे जनाब जरदारी साहब तो बहुत लंबा अरसा जेल में रहे, हालांकि जरदारी साहब ने वैसी जेल एक दिन भी नहीं काटी या वो मुश्किलात उन्होंने नहीं देखी जो इमरान खान साहब को देखनी पड़ी। हाँ, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ एक दो दफा ज्यादती करवाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम जरदारी साहब ने जेल के अंदर बुरा नहीं गुजारा। तो अब इमरान खान साहब से जो फेस सेविंग मांगी गई वो ये मांगी गई कि जनाब आप चले जाएं बनी गाला में, हम आपको कुछ अरसे के अंदर रिहा कर देते हैं, आप बनी गाला के अंदर रहें और हमारी हुकूमत को कुछ अरसा चलने दें। हमने ये हुकूमत बना तो दी है, ठीक है, हो गया। गलतियां जनाब आपसे भी हुई हैं, गलतियां हमसे भी हुई हैं, तो इस लड़ाई को अगर खत्म करना है तो इस नोट पे खत्म कर देते हैं कि आप चले जाएं बनी गाला में, बनी गाला में जाकर आप बैठ जाएं और फिर आप हुकूमत को ना गिराएं और हुकूमत को आप चलने दें। उसमें मुख्तलिफ टाइम पीरियड जो है वो डिस्कस होते रहे, कभी ये 2 साल था टाइम, कभी 6 महीने का टाइम था, लेकिन इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोगों ने उनकी मिन्नतें की और उन्हें कहा कि खान साहब आप जेल से अपने घर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ये जानते हैं कि इसके बाद बयानिया क्या बनेगा और वो अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम में उनकी मकबूलियत को धचका लगेगा, लिहाजा उन्होंने ऐसी किसी भी डील को करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने इस हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी किस्म की फेस सेविंग देने से इनकार कर दिया है। अब इनके पास रास्ता क्या है? या तो ये इमरान खान को अंदर रखकर अमेरिका से और मगरबी ममालिक से पूरी जंग कर लें, क्योंकि मलिया लोधी साहबा ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि जीएसपी प्लस का आपका स्टेटस खतरे में है क्योंकि यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट आ गया है। फौजी अदालतों के जो फैसले हैं उन्होंने इंपैक्ट डाला है। फिर जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसका अपना एक इंपैक्ट है और उसके बारे में अभी भी मुतजाद इतलात हैं कि वहां पे जो लाशें अभी तक रिकवर हुई हैं उनसे ज्यादा लोग मारे गए, यानी 13 लोग तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दफनाए और उनकी लाशें मंजरे आम पे आई हैं, लेकिन वहां से जो लोग लापता हुए हैं वो कहां हैं, वो जिंदा हैं या नहीं है, या उनकी डेड बॉडीज गायब की गई हैं, इस हवाले से बहुत ज्यादा खबरें पाकिस्तान में गर्दिश करती रहती हैं। नाज़रीन, अमरीकी दबाव का अंदाजा आप यहां से कर लें कि अब अमेरिकन किसी और अंदाज में सोच रहे हैं जो आने वाला रिजीम है। इससे पहले ये होता था कि अमेरिकन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर लेते थे, पूरा पाकिस्तान कंट्रोल हो जाता था। फिर अमेरिकन पाकिस्तानी हुकूमत के साथ डील कर लेते थे, पाकिस्तान कंट्रोल हो जाता था। तो वो चंद लोगों से राब्ते में रहते थे। लेकिन अमेरिकन ने पिछले 70 साल में पहली मरतबा अपना फॉर्मूला बदला है और उन्होंने डायरेक्ट अवाम के साथ डील करना शुरू किया है और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से और बाहर से जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे थे, अब उन सब लोगों के पास सोशल मीडिया का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखिए ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया है जिसने आलमी सतह पे इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ा, जिसने आलमी सतह पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और पूरी दुनिया को कायल किया कि जुल्म, ज्यादती और जबर हद से बढ़ चुका है, लिहाजा इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ बातचीत करने में बिलीव रखते हैं और उन्हें आइडिया हो गया है कि पाकिस्तान के अवाम चाहते क्या है, लिहाजा उन्होंने अपनी पॉलिसी को जनाब तब्दील किया है। और अब जिन लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई थी ना, जैसे कि शेरी रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया अमेरिका के खिलाफ, वो उनका खाता खुला तो पता चला जी कि वो पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान है, उनका खाता खुला तो पता चला कि जी वो भी लाखों डॉलर्स अमरीकी इमदाद में से हड़प कर गई अपनी एनजीओ के जरिए से। उसके बाद जनाब तलाल चौधरी साहब की ट्वीट करवाई गई। तलाल चौधरी साहब ने अंग्रेजी में ट्वीट किया और अंग्रेजी दोबारा गलत लिख दी, यानी आप अंदाजा करें कि अब ये लेवल है यहाँ पे सेनेटर का कि वो ट्वीट कर रहा है और वो जस्टिस को इनजस्टिस लिख रहा है और वो डिमांड कर रहा है कि आप नाइंसाफी के साथ खड़े हो जाएं। अब अगर रिचर्ड ने आगे से लिख दिया कि जी मैं नाइंसाफी के साथ नहीं खड़े हो सकता तो फिर क्या बनेगा? तो तलाल चौधरी का भी गलत ट्वीट हो गया। फिर जावेद लतीफ साहब ने एक ट्वीट किया और इमरान खान की शिकायत लगाई, जनाब मुझे गिरफ्तार किया गया है और मुझे जेल में रखा गया है इमरान खान साहब के दौर में। तो जावेद लतीफ साहब के ऊपर तो एक मुकदमा हुआ है, इमरान खान साहब के ऊपर 180 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं और जावेद लतीफ साहब अपने मुंह से हमेशा अपने ऊपर गुजरने वाले तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार सियासतदानों को नहीं बल्कि वो जर्नैलों को करार देते रहे कि मिलिट्री जनरल्स की वजह से या एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जावेद लतीफ साहब जेल गए थे।
لیکن اب وہ وہی الزام رچرڈ کو مخاطب کرتے ہوئے شکایت لگا رہے ہیں کہ جی عمران خان نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. تو ایسے بہت سارے لوگ لانچ ہوئے ہیں, یعنی عابد شیرلی کو لانچ کیا گیا دوبارہ سے, خواجہ سعد رفیق کو لانچ کیا گیا, خواجہ آصف کو لانچ کیا گیا. یہ لوگ چلے ہوئے کارتوس بن چکے ہیں, عوام میں ان کی وقت ختم ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ عوام میں ان کی واپسی ہو جائے, لیکن وہ جمہوری طریقے سے ہوگی نا. اب جب تک بوٹ پالش ہاتھ میں ہے, یا جب تک اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے چلتے رہیں گے نابینا لوگوں کی طرح, تو تب تک تو ان کی مقبولیت واپس نہیں آئے گی. کیونکہ پاکستان کے عوام اور کچھ طے کریں یا نہ کریں, ایک بات تو وہ طے کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے اب رہنا ہے, یا وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے اندر ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی سیاست میں مداخلت بھی ہے. اب نون لیگ ایک نیا بیانیہ بھی بنا رہی ہے. اس بیانیے کے مطابق رچرڈ گرینل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا ایک غیر اہم آدمی ہے. اب یہ بیان جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ دے رہے ہیں. تو خواجہ آصف کی اپنی اہمیت کیا ہے, اس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ شاہد اسلم صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ, انہوں نے ایک سوال اٹھایا اور اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ خواجہ آصف اپنا حلف اٹھانے کے بعد سے لے کر اب تک اپنی وزارت دفاع میں دوسری مرتبہ کب گئے ہیں, یا اپنی وزارت دفاع کے بارے میں انہیں کوئی تھوڑا سا بھی نالج ہے, یا کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ان کو کبھی بھی اعتماد میں لیا جاتا ہے. خواجہ آصف پاکستان کا وہ وزیر دفاع ہے جو دفاع کے بارے میں پاکستان کی تاریخ میں شاید سب سے کم جانتے ہیں. یعنی ان کی توجہ اپنے کام کے علاوہ باقی تمام چیزوں پر ہے, اور خاص طور پہ ان کی توجہ رہتی ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو جھکتے کیسے لگانی ہے. اظہر مشوانی صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا ہے, اور یہ حسان نیازی کے حوالے سے فیکٹس ہیں. حسان نیازی صاحب کو 10 سال سزا دی گئی, حالانکہ ان کے والد صاحب نے بڑی کوشش کی, انہوں نے تعریف بھی کی اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے آرمی چیف کی بہت تعریف کی, بہت سارے اور لوگوں کی بھی کی. تو انہیں یہ لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے شاید ان کے بیٹے کو ریلیف ملے گا, لیکن ان کے بیٹے کو جو میکسیمم سزا آئی ہے وہ 10 سال آئی ہے. اب اس میں جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ بیرسٹر حسان نیازی کا کیا جرم تھا. وہ رات 7-8 بجے کور کمانڈر ہاؤس پہنچا, جبکہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ 4 بجے کے قریب ہوا. جب اس کے سامنے آئی ایس ایف کے 2 نوجوانوں کو ماتھے پر فائر مارے گئے تو اس نے جذباتی تقریر کی, جس میں کور کمانڈر کی کمر کا مذاق اڑایا. اس نے ایک وہ پیچھے لٹک رہی تھی, کسی نے لٹکائی ہوئی تھی ایک پینٹ, تو اس نے اس میں دیکھ کر بتایا کہ جی اس کا جو سائز ہے وہ 50 ہے, ایسے کچھ کیا تھا. کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ 10 سال سزا سنائی جاتی؟ اسی لیے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی آئین میں اجازت نہیں ہے. 2015 میں بھی صرف دہشت گردوں کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی گئی تھی, اور آرمی ایکٹ بھی جاسوسی کی حد تک استعمال کرنے کی اجازت تھی. یہ نہ دہشت گرد ہیں نہ ہی جاسوس ہیں, تو پھر ملٹری ٹرائل کیسے؟ یہ سوال اظہر مشوانی نے اٹھایا, اور یہ جائز سوال ہے. اب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جناح ہاؤس میں لوگ کیوں داخل ہو گئے, یا کور کمانڈر ہاؤس میں کیوں داخل ہو گئے. دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں فیصل چودھری اور نعیم حیدر پنجوتا, انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہمارے گھروں میں بھی تو لوگ داخل ہو گئے, اجازت تو ہمارے گھروں میں داخل ہونے کی بھی نہیں ہے, ہماری خواتین کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے, ہماری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ معاملہ سن 2022 سے چل رہا ہے, 9 مئی 2023 میں ہوا, اور 2022 سے پاکستان تحریک انصاف کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا. مبشر زیدی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ تک پہ تو حملہ ہوا ہے, یونیفارم لوگوں نے کیا ہے, لیکن آج تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. تو بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ اگر ایک عام پاکستانی سے کوئی چھوٹا موٹا جرم بھی ہو جائے نا تو اس کو فکس کر دیا جاتا ہے. ہم شوٹر ہیں, وہ ہم کو کمین ہیں, اور مالک ہیں اس ملک کے بھائی, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے ٹیکس سے یہ ملک چلتا ہے, سب کو تنخواہیں ملتی ہیں. ہم اتنے کمین ہیں کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں جناب فکس کر دیا جائے گا. اور دوسری جانب یونیفارم پہن کے ایک آدمی جو ہے وہ کبھی ملک توڑ دیتا ہے, دوسرا آتا ہے وہ آئین توڑ دیتا ہے, تیسرا آتا ہے وہ آئین توڑ دیتا ہے, چوتھا آتا ہے وہ بندے اٹھا لیتا ہے, پانچواں آتا ہے وہ جبری گمشدگیاں کر دیتا ہے. یعنی ادھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, ادھر کوئی عدالت سوال نہیں کر سکتی. سارے سوال جو ہیں وہ یہ شودروں سے ہوں گے, سویلین سے. یعنی ہم اتنے برے لوگ تو نہیں ہیں, اتنے گھٹیا لوگ تو نہیں ہیں, کیڑے مکوڑے تو نہیں ہیں, ہم بھی انسان ہیں. یعنی مجھے اٹھا کر تقریباً 5 مہینے غائب کر دیا, جانوروں سے بدتر سلوک کیا, اس کے بعد میں چھوٹ کر آیا. کوئی جج پاکستان میں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قاضی فائد عیسیٰ کو میں آوازیں دے دے کر تنگ آ گیا کہ بے شرم آدمی مجھے بلا کے پوچھو بھائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پولیس کے پاس جاتے ہیں مقدمہ کروانے کے لیے, وہ آئی جی وہاں پہ ٹاؤٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کے بندے کہتے ہیں جناب ہمارے آئی جی صاحب کا نام نکال دیں, آپ بات ہی نہ کریں کسی ایجنسی کے بارے میں. تو یہ ہے ناظرین اس وقت صورتحال. اب یہ فوجی عدالتوں میں جو فیصلہ آیا نا, اس کے حوالے سے ایک شنید یہ بھی ہے کہ یہ دباؤ میں آیا. اس میں کچھ لوگوں کو عمر قید اور پھانسی وانسی کی سزائیں سنانے کی کوشش کی جانی تھی, لیکن کیونکہ یورپی یونین کا, امریکہ کا, برطانیہ کا, اقوام متحدہ کا بہت زیادہ دباؤ آیا تو وہ دباؤ اٹھایا نہیں جا سکا, اور فوری طور پہ 60 آدمیوں کو ایک دم سزا سنا دی گئی, اور اب فیصلے جاری نہیں کیے جا رہے. یہ جب فیصلے باہر آئیں گے نا, جب فیکٹس اور فیصلے باہر آئیں گے تو اس میں آپ کو لکھنا پڑے گا نا کہ پروسیکیوشن نے کیا کہا, جو وکیل صفائی ہے اس نے کیا کہا, جو وکیل تھا مجرم کا وہ کیا کہہ رہا تھا, مجرم کا اپنا سٹیٹمنٹ کیا تھا,
किन हालात में ये ट्रायल हुआ, अदालत किस तरह इस नतीजे पर पहुंची, कौन से शवाहिद देखे गए। जब ये सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो आप इन केसेस की दुर्गत बनते हुए देखिएगा। नाज़रीन, पारा चनार की सूरत-ए-हाल के हवाले से हामिद रजा काज़मी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। मैं चाहता हूं उस स्टेटमेंट में आपको बताऊं। इसमें पाकिस्तान भर में एहतजाज चल रहा है और धरने दिए हुए हैं मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की कॉल के ऊपर, और पारा चनार में शदीद सर्दी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग धरना देकर बैठे हुए हैं कि रस्ते खोलो। रस्ते खुल जाए तो पाकिस्तानी बहुत सारा सामान में जो आ देंगे, हुकूमत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि अपने लोगों की मदद कैसे करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।